जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम हैं यशस्वी योद्धा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, केवल प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस सेट। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाइए कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए इस वीडियो के आप फैन हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी आप लोगों के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जानते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट करेंगे। कुछ टाइम के बाद यानी कि 1 घंटे बाद आपका जीएस की क्लास होगी, तो उस क्लास को भी अटेम्प्ट करिएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों चल रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, 4 ऑप्शन दिया गया है। भैया इसमें पूछ रहा है कि एक का वर्तनी शुद्ध है। पहली बात तो भैया एक चीज यहाँ पर देखिए, उन्नयन, ये वाला तो गलत है दोस्तों, ये वाला तो गलत है और ये वाला भी गलत है। यानी कि सही कौन होगा? सही तो बी वाला होगा, और डी वाला दोनों मैचिंग कर रहा है मेरे दोस्त, यानी कि दोनों असही है। यही ये भी है, ये भी, यानी कि दोनों सही है दोस्तों। यहाँ पर टाइप राइटर के द्वारा थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर ना नहीं होना चाहिए, यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, आप इतना समझदार हैं दोस्तों। ये है उन्नयन। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि भैया उन्नयन का संधि विच्छेद बताओ, तो उन्नयन का संधि विच्छेद अगर आपको करने को बोले तो इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस नयन। उत प्लस नयन होगा किसका भैया? उन्नयन का संधि विच्छेद। और अगर आपसे पूछ ले कि उन्नयन का कौन सी संधि है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये व्यंजन संधि हो दोस्तों, व्यंजन संधि है। ये जो त है इसमें जुड़ जाएगा, न में उन्नयन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। जिस विद्यार्थी को समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। निःशुल्क में इतना कंटेंट दे दूंगा, यकीन मानिए इतना कंटेंट दे दूंगा कि वहां पर जाएंगे तो पेपर आप चुटकियों में हल करना सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। फिर से वही प्रश्न आपसे रिपीट कर रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। ये रहा आपका दूसरा नंबर का प्रश्न। तो याद रखिए दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आविष्कार, जो कि बिल्कुल सही है। तो शुद्ध है। अगर देवश्री तो देवाश्री ऐसे नहीं लिखा जाता मेरे दोस्त, इसको ऐसे लिखा जाता है देवर्श्री। और अगर बात करें कि निशब्द, निशब्द ऐसे नहीं लिखा जाता मेरे दोस्त, निःशब्द लिखा जाता है, निःशब्द। और जमाता नहीं होता दोस्त, जामाता होता है। कहीं डाउट लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि निःशुल्क में आप सभी को आप इतना % तैयारी करा दिया जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम अपना 100% दे रहे हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट है, पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट है, अभी से जुड़ जाइए दोस्तों। तो चलिए, आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य भैया शुद्ध है इसमें से। देखिए, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। पहला है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षण होता है। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। पर कैसे होगा कैसे नहीं, हम आपको बताते हैं। बी नंबर वाले में देखिए दोस्तों क्या कमी है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें क्या कमी है। यहाँ पर अच्छा के साथ सद्भाव नहीं होता है। ठीक है। और 3 नंबर में कह रहा कि मेरे वेतन का अधिकांशता भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च होता है। तो दोस्तों, जहाँ अधिकांशता आ जाए वहाँ पर भाग की क्या जरूरत है। यहाँ पर इन दोनों की बात की गई, यानी कि गलत हो गया इस प्रकार। और तीसरे में क्या कमी है मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो 3 नंबर में दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण जब कर ही दिया गया तो यहाँ पर करना रखने की कौन सी जरूरत है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। और सही कौन होगा मेरे दोस्त? सही होगा ऑप्शन नंबर ई वाला। हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। अगर कहीं भी डाउट लगे, अगर कहीं भी दिक्कत आए तो बोल देना। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होगा पूरे चैप्टर को पढ़ा दूंगा निःशुल्क यूट्यूब पर दोस्तों। बस आपको करना है कि आपको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। यही आपका गुरु दक्षिणा
दक्षिणा है। और यही दोस्तों आप लोगों की ईमानदारी से किया गया आपका फल मिलेगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एक ही वर्तनी शुद्ध है, एक ही वर्तनी शुद्ध है। 4 नंबर का चौथा नंबर का प्रश्न है कि एक ही वर्तनी शुद्ध है, राजमहल, कोमल लांगिनी, निरोग और अछोहिड़ी। तो दोस्तों याद रखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाली। ये तो बिल्कुल सही लिखा गया है। निरोग ऐसे नहीं लिखा जाता मेरे दोस्तों, निरोग होता है, निरोग नहीं निरोग होता है। और कौन सा भैया, कोमलांगिनी ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। ये कैसे होता है, ऐसे होता है कोमलांगी होता है, ठीक है। और राज्य जो महल है दोस्तों, तो राजमहल दोस्तों, राजमहल ये जुड़ा होता है, यानी कि राजमहल पूरा जुड़ा होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही आपसे पूछेगा, बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते चलिए, सिलेक्शन होगा आपका अब की बार। अगर अब की बार दोस्तों ये मौका बार बार नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके का फ़ायदा उठाइए और अपने माँ बाप के सपने को साकार करके लोगों को दिखा दीजिए कि देख लो हमारे अंदर कितनी हिम्मत थी, जो तुम लोगों ने बोला था मैं वो चीज़ नहीं हूँ। आपका 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक वाक्य शुद्ध है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कह रहा है कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। और तीसरा कह रहा है कि कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। और चौथा कह रहा है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अरे भाई जब तुलनात्मक विशेषण आ जाए तो आप लोग पहले सुनिएगा, यहाँ पर देखिए रामचरितमानस तुलसी को सबसे सुंदरतम कृति है, सबसे सुंदरतम कृति है। अरे भाई जब तुलनात्मक विशेषण आ जाता है तो सबसे और सुंदर के सबसे आगे सुंदर लगाने की क्या जरूरत है दोस्तों। क्या भैया आप समझ पा रहे हैं ना। तो सुंदरतम या तो सबसे ना मत लगाइए, सुंदरतम कृति है सबसे कृति, यानी कि तुलनात्मक बात नहीं की जाती, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सभी के समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भैया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। क्या भैया, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जन समूह, यहाँ पर जन समूह की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको केवल प्रश्न आपको फंसाएगा, यानी कि आपके माइंड सेट को देखेगा। और यहाँ पर होते ही की जरूरत नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि चारों का पदार्पण मैं जाग गया। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सभी के बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। सुनिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शशधर। शशधर दोस्तों, शशधर किसका पर्यायवाची भैया, शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची है, शशधर कपूर का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। इसको छोड़कर बाकी लालाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, ये सारे दोस्तों ये किसके, भगवान शंकर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 7 नंबर का प्रश्न है, कहीं आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बु। ये जो अम्बु है मेरे दोस्त, ये आम का पर्यायवाची नहीं। अम्बु किसका है भैया, तो अम्बु जल का पर्यायवाची है। बाकी अतिसौरभ, सहकार, रसाल, ये सारे आम के पर्यायवाची हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में रहेगी। तो पूछ रहा है कि आम का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो अम्बु नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपका 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तत्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तत्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला चतवाल हो जाएगा।
तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तो चतबाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन के सामने कि एक विशेषण शब्द नहीं है। पहली बात तो विशेषण जान लीजिए क्या होता है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द क्या करे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण का प्रयोग जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम क्या गुण अथवा धर्म के लिए होता है दोस्तों, उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें कि विशेषण का प्रयोग जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे ही क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। तो प्रश्न है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लाछन ये विशेषण शब्द नहीं है, बाकी शब्द विशेषण है। लजीला, लाडला, लापता ये सभी विशेषण है, परंतु लाछन ये विशेषण नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन से विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष है। अभी मैंने आपको बताया कि जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण का प्रयोग जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण अथवा धर्म का प्रकट करे उसे विशेष कहते हैं। यानी कि जो विशेषण के दोस्तों विशेषता बताए, समझ रहे हैं आप लोग, उसको क्या कहते हैं, धर्म अथवा गुण को प्रकट करे उसे विशेष कहते हैं। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कठोर जो है, ये कठोर क्या है, ये कठोर तो विशेषण है भैया। ये कठोर क्या है, कठोर तो विशेषण है, और उसके बाद इसमें विशेष तो हृदय है। हृदय है, हृदय यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है ना भैया। तो हृदय कैसा है, कठोर है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पर हृदय विशेष होगा, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर आप सभी को बता ही देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला के साथ चला जाएगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। आपका 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 11 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य हैं, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला कि वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। तो यही आपका शुद्ध वाक्य होगा। एक हम वीडियो स्पेशल लाएंगे शुद्ध वाक्य पर, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे, आपको सारे समझाते चलें, लेकिन प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा जरूरत मैंने समझा, इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट को लाया हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। रमेश की जो पुस्तक है मेरे दोस्त ये पुरानी है। पुस्तक कैसी है भैया, पुस्तक कैसी, पुस्तक पुरानी हो गई है आपकी। तो याद रखिएगा इसमें विशेष पुस्तक शब्द, पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तक कैसी है, पुरानी है, तो पुस्तक विशेष हो जाएगा। और पुरानी है यानी कि विशेषण कौन है भैया, पुरानी क्या हो जाएगा, पुरानी विशेषण। अगर आपसे पूछ लेता कि भैया इसमें बताइए पुरानी क्या होगा, तो पुरानी विशेषण हो जाता, परंतु पुस्तक पूछा है तो पुस्तक आपका विशेष होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर कहीं आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं, चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, चंद्रगुप्त के विविध नाम हैं, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो 13 नंबर का प्रश्न है इसमें क्या है भैया, इसमें कई नाम का बोध कराया जा रहा है जो कि अनुस्वार है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला कि चंद्रगुप्त के कई नाम हैं।
हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सीमा अपने आप चली गई, सीमा अपने आप चली गई, इसमें यही वाक्य शुद्ध होगा। हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो भी स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, असूर्य पश्या होगा। उम्मीद है हर प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहे होंगे। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से च वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा होगा? जो च वर्ण है वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा जो च छ ज झ इया, च छ ज झ इया है दोस्तों, ये कौन से वर्ग में आता है? तो याद रखिएगा से कि ये तालु वर्ग में आता है, तालु वर्ग में आता है, तालु वर्ग में आता है। उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन नंबर बी वाला समझ में ये 16 नंबर का प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और दांत के द्वारा त से शुरू होगा, कंठ के द्वारा क ख ग घ होगा, मूर्धन्य के द्वारा क्या होगा भैया? मूर्धन्य के द्वारा दोस्तों, मूर्धन्य के द्वारा क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी एक्टिव हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? इनमें से कौन से जिले में कन्नौजी बोली जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कन्नौजी हरदोई में बोली जाती है, कन्नौज हरदोई में बोली जाती है, कन्नौज में बोली जाती है, फर्रुखाबाद में बोली जाती है, कानपुर में बोली जाती है, सहारनपुर में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के। याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होगी। आपका 17 नंबर का प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार दोस्तों पूछा है? तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कैसे होगा दोस्तों? यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति होगा, अतिशयोक्ति होगा। उम्मीद है ये 18 नंबर का प्रश्न भी समझ में आया होगा। अभी शाम को आपकी जीएस की क्लास यानी कि आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आसानी ढंग से, आपको कुछ भी नहीं आता मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों। इसी प्रकार से हम हर एक प्रकार से एक प्रश्न एक ऑप्शन ना देकर सभी के बारे में डिटेल में चर्चाएं कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। समानता सूचक चिन्ह कौन है? तो नाम से ही पता चल जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। इसको समानता सूचक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह इसको कहेंगे। और ये जो दो है लगाए दोस्तों इसको अवतरण चिन्ह कहेंगे, अवतरण चिन्ह कहेंगे। और ये जो है दोस्तों इसको विवरण चिन्ह कहेंगे। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगर इस प्रकार के कहीं भी आपको दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस चिन्ह को क्या कहा जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि रीना गन्ना छील रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? इनमें से किसका उदाहरण है आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। उसका कार्य जारी था, जो रीना है भैया ये रीना गन्ने को छील रही है, यानी कि उसका कार्य जारी था, समाप्त नहीं हुआ है। उसने कितनी देर तक गन्ना छीला इस बात का बोध नहीं हो रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अपूर्ण भूत। बातें समझ में आ रही होंगी उम्मीद करता हूं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है भैया? परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो आपको बता दूं परीक्षा क्रम जो है, परीक्षा के लिए केंद्र यहाँ पर होगा, परीक्षा के लिए
केंद्र। तो कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 22 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है? पहली कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर क्रम की बात किया गया मेरे दोस्त, क्रम की बात किया गया, तो यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होगा, क्रमवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर क्रम की बात किया गया है कि पहली में कौन सा विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो देहाती दुनिया है ये 1926 में लिखा गया था दोस्तों। कहाँ? 1926 में इस उपन्यास में रामचरण जो कि बिहार का एक छोटा सा गांव था उसी की बातें हैं दोस्तों, याद रखिएगा देहाती उपन्यास में। ठीक है, लिखा कब गया था? लिखा 1926 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा देहाती उपन्यास के लेखक कौन है, तो वहां से याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, शिव पूजन सहाय जी ने देहाती दुनिया लिखा था। और कब लिखा गया था? 1926 में। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल के घोड़े दौड़ाने मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? याद रखिएगा केवल कल्पनाएं करते रहना ही। क्या अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब केवल कल्पनाएं, यानी कि केवल आप सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप केवल सोच रहे हैं कि काश हम भी वर्दी पहन लें। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको मेहनत करना होगा। यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल कल्पनाएं करते रहना। आपका 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एक चीज भैया, प फ ब भ म, प फ ब भ म। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन की बात कर रहा है, यानी कि दूसरा चौथा, उसके बाद भैया दूसरा चौथा, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा, ये जो ओष्ठ महाप्राण घोष, उसके बाद घोष व्यंजन 3 4 5, यहाँ पर 4 4 मिल रहा है। तो चौथा कौन सा भैया? चौथा इसमें कौन सा होगा भैया? चौथा यहाँ पर भा है, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूँ ये एक एक पॉइंट, एक एक बातें आप सभी के समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फ होगा इसका राइट आंसर, फ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लहदा का विकास किससे हुआ है? तो लहदा का विकास किससे हुआ है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पैसाची से हुआ है, पैसाची से हुआ है। अगर दोस्तों राजस्थानी भाषा का विकास पूछे तो राजस्थानी भाषा का विकास कह देना सौरसेनी, सौरसेनी से हुआ है, सौरसेनी से हुआ है दोस्तों। अगर पूछ ले गढ़वाली तो गढ़वाली खस अपभ्रंश से हुआ है, खस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? तो याद रखिएगा अल्प प्राण वर्णों की संख्या, पहली चीज आप लोग जान लीजिए कि 1 3 5 तथा सभी स्वर प्लस य र ल व ड़, यहाँ पर यार लवा है, ड है, समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वर 11, 11 11 लवा 4 प्लस 1 15 प्लस 1 15, उसके बाद इधर 15 हो जाएगा, यानी कि 15 दूना 30, 1 31। अल्प प्राण कितने हैं? 31 हैं। और महाप्राण पूछ ले कि महाप्राण कितने भैया?
तो महाप्राण 15 हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। अल्प प्राण 31 होते हैं। अगर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण 15 होते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि कमला में कौन सा गण रूप है? तो कमला में कौन सा गण रूप है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमला में कौन सा गण रूप है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो कमला में कौन सा गण रूप है, तो आपको एक चीज याद बताता हूं दोस्तों, याद रखिएगा कि या माता राजभान संभाल, या माता राजभान सलगा, यहाँ पर सलगा होगा दोस्तों, या माता राजभान सलगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। यह है ना, यह है, यहाँ पर यह नहीं होगा, या माता, उसके बाद क्या होगा? रा ज भान संभाल, एक एक दो, यहाँ पर सा का एक, ला का एक और इसका दो हो जाएगा डबल। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या होगा इसका, यानी कि इसका सलगा का मतलब सगड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो प्रेम का सागर होगा। तो प्रेम सागर में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि कर्ता और कर्म यदि परसग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाएगा? आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे है कि राम के द्वारा चित्र बनाया गया, चित्र यहाँ पर बनाया गया, समझ लीजिए। राम क्या है? राम भैया है कर्ता, राम करता है, के द्वारा चित्र क्या होगा? चित्र यहाँ पर कर्म हो जाएगा। तो जब कर्ता और कर्म के बीच की बात करें तो परसर्ग युक्त होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य होगा। फिर से चीजें समझा रहा हूं कि राम के द्वारा क्या किया गया भैया? चित्र बनाया गया। तो यहाँ पर जो राम है ये कर्ता है और चित्र कर्म है, तो कर्ता और कर्म की बात करें तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपका 31 नंबर का प्रश्न है। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि हम इसीलिए बैठे हैं कि आप लोगों को निःशुल्क में इतना कुछ दे दिया जाए कि आप यूपी पीएफ की बार पार कर दें, वर्दी पहन लें। तो आपका अगला प्रश्न है कि प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कौन सा कारक है? जब किसी संज्ञा के जिस रूप से जब किसी की तुलना या पुकारने की बात हो तो संबोधन कारक होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संबोधन कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। हम लोग का 32 नंबर का प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि बिल्ली खेल रही है, क्या कर रही है भैया? बिल्ली खेल रही है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दूं, इस प्रश्न में क्या हो रहा है भैया? क्या कार्य जारी है जबकि समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है कि बिल्ली खेल ही तो रही है भैया, क्या रुकी तो नहीं है, बिल्ली खेल रही है अभी। तो याद रखिएगा इसको क्या कहेंगे? इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 33 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि जखीरा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जखीरा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भैया हथियारों से भरा हुआ जखीरा, यानी कि समूहवाचक बोध संज्ञा है। जखीरा का मतलब हथियारों से भरा हुआ, तो जब हथियारों से भरा होगा तो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? दोस्तों घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो याद रखिए घड़ी जो संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है, क्योंकि कई प्रकार की तो घड़ियां हैं दोस्तों, कोई एक प्रकार की तो है नहीं। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में परसर्ग लगाया जाता है। आपका 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें अधि में कौन सा उपसर्ग है? अधि है।
आपका आज का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आपका अगला प्रश्न है कि अनीता अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो दोस्तों याद रखिएगा निजवाचक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जय हिंद वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जीके की क्लास में बाय बाय, टेक केयर।